नमस्कार है आप सभी को और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में चैप्टर हम 6 पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस पाठ के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने अनेक बिंदुओं को पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक या बिंदु जो रहेगा या अध्ययन बिंदु जो रहेगा वो है 1919 का अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उस अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन दोनों अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसके कारण से इन दो व्यक्तियों के नाम के आधार पर भी जाना जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर 1919 का अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अभी कैसे लागू हुआ है उसके संदर्भ में हम समझते हैं। नवंबर 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू का ब्रिटेन से भारत आगमन हुआ और उन्होंने जो भारतीय नेता थे उन भारतीय नेताओं से इन्होंने भेंट की या कह सकते हैं मुलाकात की। और इसके बाद, उस मुलाकात के बाद एक निचोड़ निकला कि एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के अंदर जो मुख्य रूप से शामिल लोग थे उसमें तो भूपेंद्रनाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट और सर विलियम ड्यूक, ये तो 3 प्रमुख थे और अन्य लोग भी इसके अंदर शामिल थे। तो इन्होंने सुधार लागू होने की बात की या सुधार जो है करने की मांग की। इस आधार पे फिर उस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड, तो फिर उन्होंने चेम्सफोर्ड से बात की, वायसराय चेम्सफोर्ड से, और फिर चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू को सुधार कानून तैयार करने में इन लोगों ने मदद की। और फिर इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ या कह सकते हैं ये 1919 का अधिनियम बना। और फिर अगर हम इसकी विशेषताओं को जानें तो इसकी विशेषताओं में पहला है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना है, इसके तहत है वो की गई। अब द्वैध शासन क्या था देखिए, तो द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया। अब वो 2 भाग कौन से थे कि 2 भागों में बांटा गया, एक तो है सुरक्षित विषय या फिर कह सकते हैं आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय जो होते थे या सुरक्षित विषय होते थे उसमें प्रांतीय गवर्नर जो होता था वह अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से परामर्श के आधार पर अपना कार्य है वो करता था। और ये जो सदस्य होते थे ये मनोनीत सदस्य होते थे। और प्रांतीय गवर्नर, इसके पास मुख्य जो अधिकार थे वो पुलिस से संबंधित, जेल, शांति व्यवस्था को स्थापित करना या फिर न्याय व्यवस्था को लागू करना, इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो सुरक्षित विषय या आरक्षित विषय के अंतर्गत शामिल थे। दूसरा है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो था उसमें स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय व्यवस्था को चलाना या देखरेख करना, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं लागू करना, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं लागू करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सड़क वगैरह इत्यादि शुरू करवाना, ये कार्य है इसके अंदर हस्तांतरित विषय इसके अंदर शामिल थे। इसमें जो प्रांतीय गवर्नर होता था वो भारतीय मंत्रियों की सहायता से जो है शासन है वो चलाता था। अब यहाँ पे ये था कि प्रांतीय गवर्नर जो है इन भारतीय मंत्रियों को, ये निर्वाचित होते थे लेकिन इनको वो चाहे तो उसके अंदर ले सकता था। ये उसके ऊपर डिपेंड था कि वो किन किन मंत्रियों को इसके अंदर शामिल करता है, अपनी कार्यकारिणी के अंतर्गत शामिल करता है, ये गवर्नर के ऊपर डिपेंड था। तो ये कोई खास विषय नहीं थे, लेकिन जो सुरक्षित विषय या आरक्षित विषय है वो प्रांतीय गवर्नर अपने पास रखते थे और बाकी ये भारतीय मंत्रियों की सहायता से हस्तांतरित विषयों को चलाया जाता था। अब ये जो दोहरी प्रणाली या कह सकते हैं द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू की गई थी, ये 1 अप्रैल 1921 को ये प्रणाली
चलती रही। लेकिन इसमें अब बात यह है कि ये व्यवस्था जब लागू की गई तो बंगाल में 1924 से 1927 तक ये व्यवस्था नहीं चल पाई, यानी वहां पे ये व्यवस्था नहीं लागू की गई या कार्य नहीं कर पाई। और वही मध्य प्रांत, वहां पर भी 1924 से लगाकर 1926 तक ये व्यवस्था कार्य नहीं कर पाई। ये द्वैध शासन व्यवस्था है, यहाँ पर नहीं चली, उसके बाद है ये चली है। तो ये व्यवस्था 1937 तक चली। तो ये तो थी इसकी पहली विशेषता। ठीक है, अब हम अन्य विशेषताओं को जानते हैं, पढ़ते हैं 1919 के अधिनियम की विशेषताओं को कि इस अधिनियम की क्या क्या अन्य विशेषताएं थी। तो पहले तो हमने समझा था कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित विषय और सुरक्षित विषय या फिर आरक्षित विषय। तो अब हम इसकी अन्य विशेषताओं को जानते हैं कि इसमें जो ये 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम की पहली विशेषता अगर हम देखें तो इस अधिनियम में गवर्नर की कार्यकारिणी जो होती थी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी। जो कार्यकारिणी होती थी वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी और मंत्रियों की जो नियुक्ति है या उनको हटाने का कार्य है वो गवर्नर के ऊपर था कि गवर्नर जिसको चाहे उसको रख सकता था या जिसको नहीं चाहता था उसको वो अपने कार्यकारिणी के अंदर से हटा सकता था। तो पहला ये विशेषता थी। इसके साथ ही यहाँ पर गवर्नर विधानसभा को भंग करके, गवर्नर को ये अधिकार थे कि वो विधानसभा को भंग करके प्रांतीय यानी विधानसभा द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध भी कर सकता था। यानी गवर्नर चाहे तो जो विधेयक जो पारित होता था प्रांतीय विधानसभा द्वारा, तो उस विधेयक को निषेध करने का अधिकार है वो गवर्नर के पास था, तो वो उसको निषेध भी कर सकता था। दूसरा जो है इसकी विशेषता है कि केंद्र और इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया। और ये शक्ति का विभाजन कैसे था कि केंद्र और प्रांतों के मध्य कुछ जो है मामले हैं वो विभाजित कर दिए गए। और इसमें केंद्र के हाथ में, जो केंद्र ने अपने हाथ में जो शक्ति ली थी वो है कि रक्षा संबंधी मामले, विदेश नीति संबंधी मामले, रेलवे, मुद्रा, संचार, जनगणना, लोक सेवा आयोग, इसके अलावा जो है ऋण और संचार व्यवस्था और बड़ी बड़ी जो रियासतें होती थी उस दौरान, तो उन रियासतों से संबंध कैसे रखना है, किसके साथ रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, वो बड़े बड़े जो भी मामला थे वो सारे के सारे केंद्र के हाथ में थे। और जो प्रांत के हाथ में जो शक्ति का विभाजन दिया था, तो प्रांतों के हाथ में स्थानीय स्वशासन यानी कि उस व्यवस्था को संभालना, जो इलाका उनके हाथ में, जो क्षेत्र उनके हाथ में है, जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था वहां पे करना, जिन क्षेत्रों के वो अधिकारी है। फिर उसमें स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को देखना, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं जुटाना, सार्वजनिक निर्माण कार्य वगैरह करना, शिक्षा से संबंधित व्यवस्था को लागू करना, जंगलात, आबकारी विभाग, कृषि, सिंचाई, जेल और पुलिस आदि से संबंधित जो मामले हैं उनकी देखरेख है वो प्रांतीय क्षेत्रों में दी गई, या कह सकते हैं प्रांतों के हाथ में दे दी गई। तो वास्तविक शक्ति अगर हम देखें तो वास्तविक शक्ति किसके पास है, वो केंद्र के हाथ में थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ही ले रखी थी। और वही तीसरी विशेषता के अंतर्गत हम इसमें देखें तो 1919 का जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना है वो की गई। और इस द्विसदनीय विधायिका के दौरान जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसका जो पहला सदन जो बना, उस पहले सदन को उच्च सदन या राज्य परिषद का नाम दिया गया। और इसका जो दूसरा सदन होता था केंद्रीय व्यवस्थापिका का, उसको निम्न सदन या फिर विधानसभा कहलाया, या विधानसभा का नाम है वो दिया गया। फिर इसकी अन्य विशेषताओं में देखते हैं तो प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर धर्म के आधार पे या उनकी बहुतायत या अल्पसंख्यक होने के आधार पे उनको पृथक निर्वाचन दिया गया। तो इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत यानी इसमें यह था कि इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ईसाई और आदि जो भी अन्य दूसरी जो सांप्रदायिक आधार पर जिनको ये पृथक निर्वाचन दिया गया था, उनको अपने पृथक चुनाव मंडल में से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है वो
इसके तहत वो दिया गया था। फिर इसकी पांचवी विशेषता में देखिए तो ब्रिटेन में जो है भारतीय लोग है वो व्यापार करते थे, शिक्षा हेतु जाते थे। तो इंडिया काउंसिल के कुछ कार्यों को देखते हुए यहाँ पर भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का जो प्रावधान था, इसकी नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श के द्वारा सम्राट द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश शासक के माध्यम से उसकी नियुक्ति है या भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति है वो की जाती थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार या उस समय की तत्कालीन सरकार जो भी वहां के सम्राट को जो भी प्रस्ताव रखती थी उसके आधार पे उसकी नियुक्ति वो होती थी। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, जिसमें हमने इन विभिन्न विशेषताओं को देखा। अब हम देखते हैं 1919 का जो अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है या इसकी आलोचना, इसकी कमियां क्या है, उन कमियों को हम देखने का प्रयास करते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। देखिए कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू की गई थी, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों का जो विभाजन जो किया गया था वो देखा जाए तो वो अव्यवहारिक था, वो उचित नहीं था। फिर दूसरा अगर हम देखें कि इसमें सारे प्रशासन की जो धुरी थी, जो वित्त विभाग, वित्त यानी पैसा, वो धुरी या वित्त विभाग था वो केंद्र के हाथ में था और सुरक्षित विषय था। और ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे मामला थे वो सारे हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत थे। और ऐसे में प्रांत के हाथ में शक्तियां तो दी गई थी प्रांतों के हाथ में, लेकिन वास्तव में वो शक्ति का आधार क्या था? वित्त था। और बिना वित्त के कोई भी कार्य है वो नहीं सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में प्रांतों के हाथ में शक्ति होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं करवा सकते थे। कारण था कि उन्हें इसके लिए पैसा कहाँ से लेना है? सुरक्षित विषय यानी केंद्र के पास जाना। केंद्र जब तक पैसा न दे तब तक वो कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे वित्त विभाग है वो सुरक्षित विषय के रूप में जो है केंद्र के पास मौजूद था या जो है सुरक्षित विषय के रूप में था। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवहारिक विभाजन नहीं माना जा सकता या कह सकते हैं कि प्रांत है वो ये कार्य नहीं करवा सकते थे। फिर तीसरा अगर पॉइंट देखें तो मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था और ऐसे में सैद्धांतिक आधार पे ये जो है अधिनियम है ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो विफल रहा। फिर इसमें चौथा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था, जिसमें इस्लाम या मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस जो भी थे उनको अपने अपने निर्वाचन मंडल के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, पृथक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। लेकिन इस व्यवस्था ने, इस पृथक निर्वाचन ने जो है कह सकते हैं कि ये प्रणाली है वो भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। हानिकारक क्यों सिद्ध हुई? क्योंकि इसने लोगों को सांप्रदायिक भावना के आधार पे बांट दिया और ये प्रणाली राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने का जो है से रोकने का प्रयास मानी जा सकती थी। तो इस प्रकार से लोगों को इस सांप्रदायिक आधार पर इस प्रणाली में बांटने का प्रयास है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली को माना जा सकता है। तो हमने 1919 का जो अधिनियम समझा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको अन्य नाम से जाना जा सकता है या भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बल्कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक नाम से आपका क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो ये आज हमने इसको समझा, इसकी विशेषताओं को समझा, इसकी आलोचना किस बेस पे की जाती है वो हमने समझा। तो आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।